नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की सारी खबरें और उसका अपडेट आपको देंगे। कमलनाथ सरकार में संवैधानिक पदों पर हुई नियुक्ति को नई सरकार आते ही रद्द करने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार और सदस्य प्रदीप अहिरवार ने एक याचिका दायर कर नियुक्तियों को निरस्त किए जाने के फैसले को इसमें चुनौती दी है। नियुक्ति निरस्त करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति निरस्त करने संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि आयोग के अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर की गई नियुक्ति को सिर्फ एक साधारण आदेश जारी करते हुए निरस्त किया गया, जो कि गलत है। अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद हुई। फिलहाल हाईकोर्ट का स्टे हो जाने से कानूनी तौर पर आनंद अहिरवार आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। 4 नंबर आए, मदद करें कोरोना को लेते हुए और कॉशियस तरीके से कंट्रोल एक्टिविटीज स्टार्ट करें। फिर उसी तरीके से 4/3 को स्टेट लेवल मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ। और हमारे सहयोगी अभिषेक जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, पूरा डिटेल बताएंगे इसका। देखिए, मैं बता दूं कि सिंधिया समर्थक विधायकों के सरकार से इस्तीफे देने के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था और उसके बाद जब सरकार बदली तो सरकार बदलने के साथ ही जो है, जो पुरानी सरकार कमलनाथ सरकार के समय की जो नियुक्तियां थी उनके लोगों जो नियुक्त किए गए थे लोगों को उनसे पद से हटा, नई सरकार ने उनको पद से हटाने की शुरुआत कर दी थी। जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद अहिरवार और सदस्य प्रदीप अहिरवार, जब इनको हटाने की बात आई तो ये लोग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण इन्होंने ली थी। यहाँ पर एक याचिका दायर की थी और नई सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोनों याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी, उनको हटाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक पद है और इसको अभी इन्हें फिलहाल नहीं हटाया जा सकता है। जो सरकार है, जो पुरानी सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी 15 मार्च को, वह संवैधानिक तरीके से ही की थी, तो फिलहाल इनको अभी नहीं हटाया जा और मध्य प्रदेश सरकार के जो हटाने का जो आदेश था उसको उन्होंने रोक लगा दी। और अब जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो ऐसे में जो निवर्तमान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे आनंद अहिरवार और सदस्य प्रदीप अहिरवार, तो दोनों जो है अपने पद पर बने रहेंगे। और कोर्ट के ये आदेश से साफ हो गया है कि अब जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो जाती है तब तक दोनों सदस्य जो हैं और अध्यक्ष वह अपने पद पर बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए, पूरे डिटेल के लिए। तो स्थगन इस पर आ चुका है और 2 हफ्ते बाद अब इस पर अगली सुनवाई होनी है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मंत्रिमंडल की मांग उठी और मंत्रिमंडल बनने के बाद अब विस्तार को लेकर चर्चाएं और इसी हफ्ते शपथ लेने के आसार हैं नए मंत्रिमंडल सदस्यों के। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। लॉकडाउन के बीच देश प्रदेश की निगाहें शिवराज कैबिनेट 2 पर टिकी हुई हैं। प्रदेश की सियासत भी इस कैबिनेट विस्तार पर गरमाई हुई है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में चंबल से 6 मंत्री थे जिनके पास अहम जिम्मेदारियां थीं। राजनीतिक जानकारों की माने तो शिवराज मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे शामिल होंगे वो 10 सिंधिया समर्थक हो सकते हैं जिनको मंत्री पद मिले। मेरी राय में तो कोई चैलेंज इस अंचल में अब बीजेपी के सामने है ही नहीं, पर फिर भी जैसा कि लड़ाई में कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और फिर से एक बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पक्की फिर से स्थापित होगी। उपचुनाव आने दीजिएगा, जो बोया होगा वही तो काटा जाएगा। हमने जो बोया होगा वो हम काटेंगे। अच्छा बोया होगा तो अच्छा काटेंगे, अगर गेहूं बोए होंगे तो गेहूं काटेंगे और कांटे बोए होंगे तो कांटे काटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कुछ भी हथकंडे अपना लें, जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था। इनको सत्ता से विहीन करने के लिए जनता ने चुना था कांग्रेस को और कांग्रेस में ये सब मंत्री हुआ करते थे। आज ये जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं है। सारे के सारे सब बागियों को ये मंत्री बना दें, बावजूद इसके जनता इनसे हिसाब मांगेगी। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और सुधीर दंडोतिया का रुख करते हैं, हमारे साथ में भोपाल से जुड़े हैं हमारे सहयोगी। सुधीर, बताया जा रहा कि 10 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो सिंधिया समर्थक हैं जिन्होंने सरकार पलटी और अब सरकार बनाने में
उसके बन जाने के बाद में ये मंत्री पद में भी दिखाई पड़ सकते हैं। क्या और कब तक ये हो सकता है? देखिए पुनीत, उन 10 चेहरों में से 2 चेहरों को स्थान मिल चुका है और आने वाले समय में 8 नए चेहरे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक या फिर कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो चेहरे हैं। लिहाजा इसकी संख्या में एक आध इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से दावेदारों की संख्या ज़्यादा है और सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी ही रही है। लिहाजा जो चेहरे मंत्री पद के दावेदार हैं, कम से कम उनको निराश सिंधिया खेमे से तो बिल्कुल ना किया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो बीजेपी के अंदर खाने में, बीजेपी के अंदर कई सीनियर नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मशक्कत बीजेपी के अंदर ही चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को कैसे समझाए, इस बारे में चर्चा राय समारी की जा रही है। और जो बात थी कि संभवतः आज या कल में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता था लॉकडाउन 3.0 के बीच में, शिवराज के मंत्रिमंडल के विस्तार की जो खबरें थी उनमें अब 1-2 दिन और बढ़ोतरी की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि शीर्ष नेताओं से चर्चा की जानी है। शीर्ष नेताओं से राय समारी करने के बाद में ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मैसेज है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नेताओं को दिया जाएगा जो कि मंत्री पद के हमेशा दावेदार माने जाते थे। लिहाजा अगर उनको मना की जानी है तो संगठन की ओर से उनको मना किया जाए और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई व्यक्ति उनको फोन करके मना करे कि इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछले लगातार लंबे समय से मंत्री रहे हैं। ऐसे में नए चेहरे जो कि मंत्री पद के लिए लंबे समय से दावा पेश करते थे पर लेकिन मौका उनको नहीं मिला था, ऐसे में उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लगभग 12 से 13 ऐसे चेहरे बीजेपी के हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जिनमें कई सीनियर नेताओं के अलावा अगर नए चेहरों की अगर हम बात करें तो उसको लेकर अंतिम दौर की माथापच्ची चल रही है। लगातार हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंत्रिमंडल के जो दावेदार हैं, जो संभावित नाम है, उनका डेरा भोपाल के अंदर है। भोपाल में अगर इस समय बात करें तो लगभग 30 से 35 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो कि मंत्री पद की संभावना देखते हैं और वो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात हो, या फिर सत्ता में जो इस समय पावर सेंटर बने हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुभाष भगत की बात हो, इनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 1 दर्जन नेताओं की मुलाकात इनसे हो रही है और आश्वासन सभी को दिया जा रहा है। ऐसे में किसका आश्वासन पूरा होगा ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी समय तय हो पाएगा, पर लेकिन बीजेपी के सामने सिंधिया समर्थक नेताओं के अलावा सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के नाम के चयन को लेकर है। लिहाजा इस पर अंतिम दौर की जब माथापच्ची पूरी कर ली जाएगी तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है और महज औपचारिकता जो है, क्योंकि कोई बड़ा आयोजन लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं होना है। ऐसे में केवल मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों के अलावा उनके 1-2 परिजन और चुनिंदा लोग इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में भाग लेंगे। तो ज़्यादा तैयारियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। तैयारियां केवल इसी बात को लेकर है कि नामों का अंतिम रूप दिया जाए और लगभग वो भी अंतिम चरण में चल रहा है और जैसे ये सूची पूरी फाइनल होती है ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी बात यह कि ये जो अंतिम घड़ियां हैं डिसाइड करने की, तब तक सारे नेता चाहे वो किसी भी खेमे से क्यों ना हो वो लगातार कोशिश करते रहेंगे, अपनी दावेदारी को सामने रखते रहेंगे। मध्य प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर के सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच में ठनी है, कोई सहमति बन नहीं पाई है। भारी ड्यूटी से बचने के लिए खुद शराब ठेकेदार शराब दुकान खोलने को राजी नहीं, लिहाजा सरकारी आदेश के बावजूद दुकान न खोलने पर सरकार ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जमा की गई फीस राजसात की जाएगी। उधर इंदौर, भोपाल, जबलपुर रीजन के शराब ठेकेदारों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 30 शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ठेकेदारों ने नुकसान का हवाला देते हुए मांग की कि सरकार या तो जमा राशि लौटाकर ठेके नए सिरे से आवंटित करे या बिड की राशि घटाई जाए। मामले पर अगली सुनवाई 19 मई को होनी है। शराब ठेकेदारों का कहना है कि उन पर दुकान खोलने के लिए सरकार का भारी दबाव है, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दुकान खुलने पर न सिर्फ संक्रमण फैलने का डर है, बल्कि अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी तो जिम्मेदारी किसकी होगी। होटल बंद, बार बंद, रेस्टोरेंट बंद, तो ये तो सब हमारी ठेके की कंडीशन में आती है ना। हमने इतनी मांग की शासन से कि जितनी दारू खपत हो उस पर ड्यूटी लो, बस हम अपनी जेब से नहीं देंगे। अब मेन समस्या आ रही सेल्समैनों की। सेल्समैन काम करने को राजी नहीं है ठेकों पे, क्योंकि 90% दारू भोपाल और इंदौर बनती है। जिस कंडीशंस के अंतर्गत इन लोग ने ठेकों में बिड किया था वो कंडीशंस अब नहीं रही हैं, तो चेंज कंडीशंस के लिए अब फिर से एक नए प्रोसेस के लिए हमारी प्रार्थना है कोर्ट से, जिसमें आज माननीय सीजे महोदय ने और माननीय विजय शुक्ला महोदय ने उसमें
नोटिस किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 19 तारीख को वापस पुनः सुनवाई के लिए केस पोस्ट किया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के बेहद करीब है। आज मिले नए पॉजिटिव मरीजों के साथ प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 2993 हो गई है। वहीं अब तक 167 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, जबकि 859 लोग संक्रमण से लड़ाई जीतकर ठीक हो चुके हैं। इंदौर की बात करें, यहाँ संक्रमितों की संख्या 1654 हो चुकी है। इंदौर में आज 483 सैंपल में से 43 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक महामारी से इंदौर में 79 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उज्जैन की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 184 तक पहुँच गया है। वहीं अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 11 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 5 मृतक भी इसमें शामिल बताए गए। खंडवा में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 50 तक पहुंच चुका है। एक और मरीज की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 7 हो गई। इस बीच भोपाल में 26 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। सागर में 3 महिला मरीज बीमारी से लड़कर ठीक हुए हैं, इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यहां सभी 5 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में लॉकडाउन के दौर में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी एक नई चुनौती सामने आ रही है। कई ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सरकार ने इस चुनौती को दूर करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया। इंदौर एमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि नए कोविड-19 गाइडलाइन के चलते अब सैंपल जांच के दौरान पॉजिटिव आने वाले मरीजों को लक्षण के आधार पर अलग अलग जगह भेजा जाएगा। कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, जिससे उनके इलाज का जिम्मा केयर गिवर को रहेगा। वहीं कम लक्षण वाले मरीजों का कोविड केयर सेंटर और ज्यादा लक्षण वाले और गंभीर मरीजों का इलाज कोविड-19 अस्पतालों में किया जाएगा। चौदह दिन का प्रोटोकॉल है। 14 दिन बाद उनके स्वस्थ होने के बाद जो भी हमें उनका कराना है वो हम लोग कराएंगे फिर, क्योंकि अभी अब वो हमारे संरक्षण में इलाज की उसमें आ गए हैं, इसलिए उनका उपचार अब हमारे द्वारा किया जाएगा। साथ ही उनको जो भी जांच होनी 14 दिन के पश्चात पहली और नेगेटिव आने के 24 घंटे बाद दूसरी, वो सारी जांचें हम कराएंगे। कोरोना पर कंट्रोल पाने देश भर में लॉकडाउन जारी है। कई जिलों को रियायत भी मिली, लेकिन हॉटस्पॉट की वजह से इंदौर में कोई छूट नहीं दी गई। इसके बाद लोग बाहर निकल रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और सख्ती के साथ मैदान में डटा है। बेवजह घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारी सहयोगी ने जायजा लिया है चेकिंग पॉइंट्स का। देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है और आज लॉकडाउन फेज 3 का दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जो कि एक बड़ा हॉटस्पॉट और रेड जोन में तब्दील है, वहां पर अभी भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर शहर के अंदर चूंकि बेहद ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, लॉकडाउन को लेकर खासे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए गए हैं। ऐसे में जितना भी प्रशासनिक महकमा है वो यही चाह रहा है कि इंदौर शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, लेकिन कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो 40 दिन से अपने घरों में थे वो अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते अब और ज़्यादा जो मुश्तैदी है वो इंदौर शहर के अंदर पुलिसकर्मियों की नज़र आएगी। और कोरोना की जो जंग है इसको जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि लोग अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। किस तरह की स्थिति है उसको समझने की कोशिश करते। विनोद जी हैं हमारे साथ। सर, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है और क्या लोग सहयोग कर रहे हैं अनावश्यक रूप से घरों से बाहर? लोग सहयोग कर रहे हैं और अपने यहाँ सभी का पास वगैरह, कोई किसी आवश्यक चीज़ के लिए कोई जा रहा है, कोई मेडिकल जा रहा है, कोई किसी का, तो उसका सब पास है ना, तो पास अपन चेक करते हैं ना। और वैसा भी कोई आता है ना तो अगर अपन को लगता है पास नहीं है ना तो उसको थाने भिजवा देते हैं। अधिकांश लोगों के पास है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार अनावश्यक रूप से जो घरों से बाहर निकलकर किसी न किसी सामान के बहाने बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर अभी ये जो आंकड़ा है वो 1654 पहुंच गया है, यानी
सारे जो आंकड़े हैं उसको विफल करते हुए मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं संक्रमितों का मामला सामने आया है तो वो शहर इंदौर है। ऐसे में यहाँ और ज़्यादा जो सख्ती है वो लॉकडाउन के दौरान बढ़ाई गई है और ख़ासतौर पर हर एक चौराहे पर ऐसे ही पुलिस बल तैनात है और लगातार चेकिंग करके ही लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाटिया, IBC 24 इंदौर। बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के बड़े भाई के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद और रिश्तेदारों में संक्रमण का पता चला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट में विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के भतीजे, बहू, 16 महीने का पोता और एक करीबी रिश्तेदार। विधायक के रिश्तेदारों के नाम सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला सख्ते में सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने पॉजिटिव मरीजों के एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। इन क्षेत्रों के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम इन इलाकों में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग में जुटी है। दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए संभाग आयुक्त भी अधिकारियों की बैठक कर खास निर्देश दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भनोट की ओर से हाईकोर्ट में सरकार द्वारा कोरोना को लेकर किए गए कामों का ब्यौरा पेश किया गया, जिसमें बताया कि देश में जब कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया तब से ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर काम करना शुरू कर दिया था। सरकार ने तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें की। 20 मार्च के पहले तक 45 बैठकें हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी तरह के उपायों पर बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ रोक दी गई थी और संसाधनों की आपूर्ति के लिए अधिकारियों से चर्चा हुई थी। कई शहरों में कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी थी। भनोट की ओर से पेश किए गए जवाब के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। भानुल जी की ओर से उसका 2 दिन पहले हमने जवाब सबमिट किया था। आज की जब सुनवाई हुई तो माननीय महाधिवक्ता महोदय ने ये व्यक्त किया कि अभी उन्होंने जवाब नहीं देखा है या उनको जवाब नहीं मिला है, तो अगली सुनवाई तक के लिए उसको रखा गया है कि वो अपना जवाब दे दें। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में पहली मीटिंग ली। मध्य प्रदेश में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से उनके परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि पुलिस मुख्यालय में ADG या IG रैंक के अधिकारी शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार की किसी भी तरह की समस्या को तत्काल निराकरण कराएंगे। इस हेल्प डेस्क का गठन मध्य प्रदेश पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और साथ ही उनके सेवा भाव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए किया गया है। सभी शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए पालक के रूप में सरकार के कर्तव्य पालन करने का मकसद है। वहीं बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में पीड़ित परिवार की रिपोर्ट घर बैठे दर्ज कराई जा सके। हेल्प डेस्क बनाने का तय किया है कि जो व्यक्ति शहीद हो गए उन व्यक्तियों के परिवार के लोग बच्चे के एडमिशन के लिए उस बिटिया को परेशान ना होना पड़े, जिसका स्वाद चला गया। इसके लिए बड़ा IG ADG रैंक का अधिकारी इसकी हेल्प डेस्क होगी, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे वो, और उसमें कोई भी दिक्कत उस परिवार को आएगी तो गृह मंत्रालय परिवार के मुखिया की भूमिका निभाएगा। PHQ जो है परिवार के मुखिया की भूमिका। चलिए अब कोरोना मीटर पर दिखाते हैं क्या हाल प्रदेश का है, क्या इस समय स्थिति है कोरोना को लेकर। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के हालात जानने से पहले दुनिया में स्थिति देखें। 36 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा जा चुका है। 36,62,252 संक्रमित पाए गए हैं सारे विश्व में, और इसमें मरने वालों की संख्या, मृत्यु का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है। 2,52,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु संक्रमण के चलते हुई। मध्य प्रदेश में 2,993 मरीज अब तक पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 859 ठीक हुए और 167 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना के चलते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाते हैं मशहूर हास्य कवि सुनील जोगी की हास्य कविताएं। चीन से सारी दुनिया दुखी है। भारत में भी एक से एक बढ़कर गालियां देने वाला एक बड़ा जनसमूह अभी एकदम शांत बैठा है, जो बेचारा
दारू की दुकान खुलने के बाद एक्टिव हो गए। इस चीनी वायरस ने तो किस्मत ही फोड़ दी, इस चीनी वायरस ने तो किस्मत ही फोड़ दी, दुनिया के सारे देशों की ताकत निचोड़ दी। अब चाय भी पीते हैं तो गुड़ डालते हैं हम, अब चाय भी पीते हैं तो गुड़ डालते हैं हम। नफरत का ये आलम है कि चीनी ही छोड़ दी, नफरत का ये आलम है कि चीनी ही छोड़ दी। चीनी आप छोड़ें ना छोड़ें, लेकिन चाइनीज़ माल लेना ज़रूर छोड़ें। चाइनीज़ माल अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को कमज़ोर करते हैं। स्वदेशी अपनाएं, भारत को मजबूत बनाएं, भारत को और समृद्धि पर ले जाएं। चीनी सामान का करें बहिष्कार। आपके लिए नमस्कार।